हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का कक्षा 8 का पार्ट 2 चैप्टर 2 है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हमने अपने आसपास बहुत से पेड़ पौधे और जंतु देखे होंगे, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसके लिए किसी यंत्र का प्रयोग करना होता है। उनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो हमें नग्न आँखों से दिखाई ना दे। यंत्र यानी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग से उनको देखा जाए, उसको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्होंने हमें सूक्ष्म जीव में क्रियाकलाप 2.1 में दे रखा है। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, उसमें क्या होता है, जल डालिए। मिट्टी के कण क्या होता है, बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। क्या होता है, जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उसमें देखते हैं तो उसमें बहुत से सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। या एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर रखिए, तब क्या होगा, सूक्ष्मदर्शी से देखिए तो उसमें बहुत से सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। सूक्ष्म जीव जो हैं 4 प्रकार के दे रखे हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु वर्ग, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। इसमें क्या होता है, वायरस, विषाणु भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव ही होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं और इनमें गुणन की क्षमता होती है। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। ये क्या होते हैं, अपनी तादाद, इनमें गुणन की क्षमता होती है। और विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा गया है, क्योंकि ये निर्जीव होते हैं। किसी मनुष्य, जंतु के में प्रवेश करते ही क्या होते हैं, ये सजीव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और जो विषाणु से होने वाले सामान्य रोग हैं, जैसे कि जुकाम है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू है, अधिकतर खांसी विषाणुओं से ही होती है, मतलब वायरस से ही होती है खांसी। और पोलियो, खसरा भी क्या होते हैं, विषाणुओं से होता है। अतिसार, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। टाइफाइड और टीबी, जिसे क्षय रोग कहते हैं, ये क्या होता है, ये जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। जैसे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणुओं से होते हैं। टाइफाइड है और क्षय रोग है। अब हम देखते हैं, इन्होंने कुछ जीवाणु दे रखे हैं: स्पाइरल जीवाणु और क्षणनुमा जीवाणु है, ये दे रखा है। इन्होंने शैवाल दे रखा है, शैवाल, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। इन्होंने ये प्रोटोजोआ दे रखे हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ये है हमारे कवक हैं, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ये ब्रेड के ऊपर जो फंगस होती है, बारीक बारीक फफूंदी देखी होगी, ब्रेड मोल्ड होती है ये राइजोपस। और पेनिसिलियम है, इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है, जो दवाइयों के रूप में काम आती है, पेनिसिलियम। ये है हमारा एस्परजिलस। अब आता है हमारा सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव हर एक स्थान पर रहते हैं, हर जगह रहते हैं, चाहे वो ठंडी बर्फीली जगह हो या बहुत ही उष्ण गर्मी वाली जगह हो, ये हर जगह ही, हर स्थान पर क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये मनुष्यों के, जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। और ये सूक्ष्म जीव सजीवों पर आश्रित होते हैं। ये क्या होता है, कुछ तो स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि अमीबा है, ये अकेला भी रह सकता है, अमीबा, पैरामीशियम। और कवक और जीवाणु जो होते हैं, ये समूह में होते हैं, इनका ग्रुप होता है, समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीवों और हम, सूक्ष्म जीवों से हमारा, तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। मित्रवत जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए उपयोगी है, जैसे दूध से दही बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है, दूध से दही का निर्माण करता है। ब्रेड एवं केक बनाने के लिए ईस्ट के किण्वन से क्या होता है, जब आटे में ईस्ट का किण्वन किया जाता है तो ब्रेड और केक बनाए जाते हैं। और पहले से बहुत ही प्राचीन काल से क्या होता है, अल्कोहल बनाने में भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है।
पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग होता है। जैसे जो कार्बनिक अपशिष्ट होता है, सब्जियों के छिलके हैं, जंतु के अवशेष हैं, विष्ठा है इत्यादि जीवाणुओं द्वारा ही क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, अपघटन होता है। और जो जीवाणुओं का उपयोग होता है वो औषधि के उत्पादन में, दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है। जैसे कि पेनिसिलियम का उपयोग पेनिसिलिन बनाने के लिए किया जाता है, जो कि एक एंटीबायोटिक होती है। और कृषि की उर्वरता में मतलब जब कोई हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका अपघटन होता है। अपघटन होने के बाद वो क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं, जिससे हमारी मृदा की जो होती है उर्वरता वो बढ़ जाती है। और बैक्टीरिया ही जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होता है। दही एवं ब्रेड का बनना ये भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है, दही में क्या होता है, अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस जो होता है नामक जीवाणु बहुत ही प्रमुख होता है। ये दूध को दही में परिवर्तित कर देता है और ये जनन करता है। अपनी इसमें गुणन की क्षमता होती है, जनन करता है और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और जीवाणु क्या होते हैं, पनीर, चीज़, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों में भी सहायता करते हैं। रवा है, सूजी, इडली, भटूरे, ये भी महत्वपूर्ण संगठन दही का ही है। बच्चों ये दे रखा है हमारा क्रियाकलाप 2.3। एक बर्तन में इन्होंने आधा किलो आटा लिया है। आटा या अथवा मैदा लेकर उसमें क्या हो गया, थोड़ी सी चीनी डालकर चीनी और गर्म पानी डालकर मिलाया है और उसमें थोड़ी सी मात्रा में एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर उसे गूंथ लिया है। और 2 घंटे बाद इन्होंने देखा तो ईस्ट में खमीर, उसमें आटे का जो है वो खमीर उठ गया, फूला हुआ आटा बन गया। ईस्ट के पाउडर के साथ इन्होंने गूंथा तो खमीर उठी हुई मैदा बन गई वो। ईस्ट जो होती है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा का आयतन बढ़ा देते हैं। जो गैस के बुलबुले होते हैं वो खमीर वाले जो मैदा होता है उसका आयतन बढ़ा देते हैं। ये बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, बड़े स्तर पर जो अल्कोहल होती है, अल्कोहल शराब है, एसिटिक एसिड है, उसके उत्पादन में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो गेहूं, चावल एवं फसलों के जो रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अब हमारा है क्रियाकलाप 2.4। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भर लिया है, जल भरिए। इसमें 2 से 3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए और इसे 4 से 5 घंटों के लिए एक उष्ण स्थान पर ढककर रखिए। अब विलयन को सूंघ कर देखिए। तो विलयन को जब हम सूंघते हैं तो इसमें एक गंध आती है, अल्कोहल की गंध होती है, जो कि चीनी को अल्कोहल में परावर्तित होने का कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। चीनी के रस का किण्वन, चीनी के रस में ईस्ट पाउडर डालने के बाद जो किण्वन होता है उसके बाद क्या बनते हैं, हमारी अल्कोहल बन जाती है। लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज कितने में की थी, 1857 में की थी। 1857 में लुईस पास्चर ने किण्वन की खोज की थी। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग होते हैं, ये क्या होता है, वो प्रतिजैविक की गोलियां और कैप्सूल इससे ही बनाए जाते हैं। और बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारी क्या होती है, प्रतिजैविक से ही मिलती है। एंटीबायोटिक बनाई जाती है, पेनिसिलिन, जैसे आजकल जीवाणु कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और एरिथ्रोमाइसिन। सामान्य रूप से उपयोग में की जाने वाली प्रतिजैविक हैं ये। इन्हें क्या होता है, इन्हें कवक और जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है।
अब आता है हमारा सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। फफूंद क्या होते हैं? वो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया गया है कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से क्या बनाया? पेनिसिलिन बनाई गई, एंटीबायोटिक बनाई गई। पेनिसिलियम फफूंद से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई गई। अब आता है हमारा वैक्सीन, टीकाकरण, वैक्सीन। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब बच्चे होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, तो उनको टीका क्यों लगाया जाता है? आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को टीका लगवाया जाता है। खसरा का टीका, पोलियो का टीका, टीबी का टीका लगाया जाता है। जब रोग कारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। शरीर को ये याद रहता है, स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है, कि ये हमारे पहले प्रवेश कर चुका था, अब ये हमारे शरीर में पुनः दोबारा से प्रवेश कर रहा है, तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए, यही मेरा तत्व निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वास्थ्य व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षा उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यही प्रतिरक्षा हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है। यही प्रतिरक्षा क्या होती है? हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, तथा रोग कारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवों से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार के होता है टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। और जो वो होता है पोलियो ड्रॉप होता है बच्चों को दिया जाने वाला, वास्तव में वे भी एक क्या होता है? वे भी एक टीका वैक्सीन होता है। पोलियो ड्रॉप भी क्या है? एक टीका वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध जो विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है? तो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन नीले हरे शैवाल, और जो नीले हरे शैवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं इसे। जो पौधों की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया, एक नीले हरे शैवाल, ये क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं? जो नीले हरे शैवाल होते हैं उन्हीं को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। अब आता है हमारा पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए क्रियाकलाप 2.5 को देखेंगे। 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले में बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर लीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। तो जो गमला ए है उसमें पौधों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो अपघटित हो जाते हैं बैक्टीरिया जीवाणुओं के द्वारा। और जो गमला बी है उसमें पॉलीथीन होती हैं, कांच होता है, कांच की बोतलें होती हैं, वो क्या होते हैं? वो अपघटित नहीं होते हैं जीवाणुओं द्वारा। और जो पौधों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं
वो जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं। पादपों का जो अपशिष्ट होता है उसका अपघटन होकर उसे क्या होता है, खाद में बदल देते हैं। और जो पॉलीथीन वगैरह का कचरा होता है, पॉलीथीन, मिट्टी, कांच की बोतलें हैं, उनका अपघटन नहीं होता है। आपने अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को, सड़ते हुए पादपों को, कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वे क्या होते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधे एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। जो अपशिष्ट होते हैं उनका अपघटन हो जाता है, वो टूट जाते हैं, नाइट्रोज अपने अपघटनों में टूट जाते हैं और उनका उपयोग कर लिया जाता है, अन्य पौधों और जंतुओं के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। अब आता है हमारा हानिकारक सूक्ष्मजीव जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव, तो सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक भी होते हैं। अभी हमने पढ़ा था लाभदायक होते हैं, तो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। जो रोगजनक, रोग को उत्पन्न करने वाले को क्या कहेंगे, रोगजनक, रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को भी क्या करते हैं, संदूषित कर देते हैं। अब जो मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्मजीव, मनुष्यों में रोग कारक जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो कैसे प्रवेश करते हैं, तो वो सांस के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, या पेयजल है जो हम पानी पीते हैं उसके द्वारा प्रवेश कर जाते हैं। गंदा दूषित जल हम पी लेते हैं तो उसके जीवाणु जो होते हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और क्या होता है, जब कोई संक्रमित व्यक्ति होता है, जंतु होता है, उसके सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों को एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। संचरणीय रोग कहलाते हैं कि एक व्यक्ति को या जंतु को उसके संपर्क में हम आ गए, उससे हमें भी क्या हो गया, संचरणीय रोगों के कुछ उदाहरण जैसे कि हैजा है, सामान्य सर्दी जुकाम, है, चिकन पॉक्स है। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक जो वायरस होता है, विषाणु होता है, वो वायु में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तब क्या होता है, तब आप संचरणीय रोगों को फैलने से किस प्रकार रोक सकते हैं, ये पूछा है इन्होंने। तो हम किस प्रकार रोक सकते हैं, हम छींकते समय क्या होता है, अपने मुंह एवं नाक पर क्या होगा, एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें। जो संक्रमित व्यक्ति है उससे कुछ दूरी बनाए रखें ताकि उसका जो संक्रमण है, उसका वायरस आप तक या बैक्टीरिया जो आप संक्रमित ना हो, उससे इतनी दूरी बनाए रखें। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। उनको कैरी करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। वो खुद तो नहीं फैलाते हैं लेकिन वो वाहक होते हैं रोगों को फैलाने के। जैसे घरेलू मक्खी है, वो कूड़े करकट पर बैठी या किसी अपशिष्ट पर बैठी, फिर वो वहाँ से उसके जो रोगाणु हैं उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। वही मक्खी किसी भोजन पर बैठती है आकर, तो रोगाणु क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और वही जो दूषित भोजन होता है उसको खाने के बाद जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, हमें हमेशा खाना ढक कर रखना चाहिए और ढका हुआ खाना ही खाना चाहिए। और ऐसे ही एनोफिलीज मादा मच्छर होती है जो कि प्लाज्मोडियम का वाहक होता है, जिससे कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। एनोफिलीज मच्छर होता है, एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम सूक्ष्मजीव होता है, परजीवी होता है, वो हमारे अंदर पहुंच जाता है, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। मादा एडिस मच्छर जो होता है वो डेंगू वायरस का वाहक होता है। डेंगू का जो वायरस होता है वो कौन फैलाता है, वो मादा एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। ये भी एक वाहक होता है।
मतलब ये कैरी करते हैं। एडीज मच्छर है, एनोफ्लीज मच्छर है, ये खुद नहीं करते हैं, ये वाहक होते हैं इनके। ये दे रखा है आपके ब्लू में, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। तो पानी एकत्रित नहीं देना चाहिए। सभी मच्छर जो होते हैं वो जल में ही उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। कूलर में, टायरों में, फूलदानों में कहीं भी पानी को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं हम। अगर हम पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे तो क्या होगा, मच्छर भी पैदा नहीं होंगे। मच्छर पैदा नहीं होंगे तो रोग का वाहक भी कम होगा और हम बीमारियों से बच सकते हैं। अब ये दे रखी है हमारी सारणी। सारणी है हमारी 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं। मनुष्य रोग है, ये हमारी सारणी दे रखी है, मनुष्य रोग है। फिर रोग कारक जो सूक्ष्म जीव है, रोग कारक क्या है इसका, फिर संचरण का तरीका क्या है इसके, फिर बचाव के उपाय दे रखे हैं। तो हमारा मानव रोग क्या है, 6 रोग है। 6 रोग किससे होता है, हमारा जीवाणु से होता है। संचरण का क्या तरीका है इसका, कि वायु के द्वारा, जीवाणु जो होते हैं इसके वायु में होते हैं। और इसके बचाव के उपाय हैं कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। दूसरा आता है हमारा खसरा, मीजल्स कहते हैं इसको, इंग्लिश में मीजल्स कहते हैं, खसरा। ये वायरस से होता है और ये भी वायु से ही फैलता है। इसका भी यही उपाय है कि रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों के संपर्क से अलग रखना चाहिए और इसका टीकाकरण करवाना चाहिए। अब आता है हमारा चिकन पॉक्स। ये भी वायरस से होता है, ये वायु के सीधे संपर्क से होता है और इसका भी यही उपाय है कि रोगी व्यक्तियों को पूरी तरह अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। और इनके जो चिकन पॉक्स होता है और खसरा वगैरह होता है, इनसे खुरंट ऊपर से जो होता है एक पपड़ी सी छूटती है, उसको भी जला देना चाहिए। उससे, इसके संपर्क में आने से भी रोग फैल सकते हैं। आता है हमारा पोलियो, ये भी वायरस से होता है। ये वायु या जल के द्वारा होता है पोलियो। इसका भी बचाव का यही उपाय है। अब आता है हमारा हैजा। हैजा कैसा होता है, हैजा जीवाणु द्वारा होता है। ये क्या होता है, दूषित जल या दूषित भोजन के द्वारा फैलता है और ये मक्खियों द्वारा होता है। दूषित जल या भोजन के द्वारा, अगर हम दूषित जल या भोजन खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है। ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है, वह अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण करवाना चाहिए। उबला हुआ पानी पीना चाहिए और खूब स्वच्छ और पका हुआ भोजन खाना चाहिए। टाइफॉइड है, ये जीवाणुओं के द्वारा होता है और ये भी जल द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है। और इसका जो संचरण का तरीका है वो क्या है, वो जल से होता है। इसका भी ये उपाय है। अब आता है हमारा हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए हमारा वायरस से होता है और ये भी, इसका संचरण का जो तरीका है ये जल से होता है। उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए। क्या होता है, अगर हम पानी को उबाल के पीते हैं तो उसमें बहुत से जो जीवाणु होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर ये होते हैं, उच्च ताप पर वो विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें पानी को उबाल कर पीना चाहिए। इससे हम रोगों से बचे रहेंगे। आता है हमारा मलेरिया। ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक कौन होता है, मच्छर होता है। मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरों को भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए। कीटनाशक का छिड़काव और मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना होने दें। अब ये दे रखा है हमारा रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेस रोग की कारक है। ये हमारा टेबल दे रखा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। वो हमने पढ़े थे जंतुओं में होने वाले, सूक्ष्म जीवों द्वारा जो जंतुओं में रोग होते हैं, ऊपर वाली तालिका में हमने ये पढ़ा था। अब आता है हमारा ये सारणी दे रखी है दूसरी हमारी, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। तो पादप रोग है, ये पादप रोग मतलब पौधों में होने वाले रोग। इसमें ये सूक्ष्म जीव दे रखे और इसमें संचरण का तरीका क्या है।
तो पादप रोग है हमारा नींबू कैंकर रोग है, ये जीवाणु से होता है। और संचरण का तरीका क्या है, वायु है, क्योंकि पौधे वायु के संपर्क में ही क्या होता है, रोगी हो जाते हैं। गेहूं की रस्ट, गेहूं का रस्ट रोग होता है, इस पे काले धब्बे बन जाते हैं। रस्ट का काले काले धब्बे बन जाते हैं गेहूं की पत्तियों पर, और गेहूं जो होते हैं वो बिल्कुल पाउडर जैसा काला पाउडर बन जाता है, उसको गेहूं की रस्ट कहते हैं। ये कवक से होता है, एक फफूंद उस पर जम जाती है। ये भी क्या होता है, वायु एवं बीज के थ्रू होता है। भिंडी की पत्ती पे ये क्या होता है, ये वायरस के थ्रू होता है। ये कीट होता है जो उसका वायरस होता है, भिंडी की पत्तियों पर बैठता है और उसको रोगग्रस्त कर देता है। अब आता है हमारा खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, जब हम दूषित भोजन या दूषित पेय पदार्थ पीने से क्या होती है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, खाद्य विषाक्तता हो जाती है। दूषित जल या दूषित भोजन से क्या होता है, हमें खाद्य विषाक्तन हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। आता है हमारा खाद्य परिरक्षण। खाद्यों का परिरक्षण कैसे किया जाता है, जो खाद्य पदार्थ खाने वाले पदार्थ होते हैं उनको सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, उनका परिरक्षण करने के लिए उन्हें उनका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है, उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे किया जाता है कि हम उन्हें लंबे समय तक आगे के लिए उनका परिरक्षण कर सकें, संरक्षण कर सकें और उन्हें खाने योग्य बना सकें। खाद्य परिरक्षण होता है। अब आता है हमारा खाद्य परिरक्षण के कुछ उपाय दे रखे हैं। रासायनिक उपाय हैं कि नमक और खाद्य जो तेल होता है उपयोगी होता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए, सामान्य रूप से लिया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। नमक है, तेल है, खाद्य जो तेल होता है हमारा जिसे हम खाने में प्रयोग करते हैं, तो ये सूक्ष्म जीव नमक, खाद्य तेल, ये क्या होते हैं, हमारे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। जैसे कि हम अचार वगैरह रखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम नमक डालते हैं और तेल रखते हैं, जिससे कि सूक्ष्म आम को बहुत दिन तक उसका संरक्षण किया जा सकता है, उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। और जो हमारे रासायनिक उपाय क्या है, हमारे सोडियम बेंजोएट है और क्या है, सोडियम मेटावाइसल्फाइड है, ये सामान्य परिरक्षक होते हैं। जैम एवं सुई वेस्ट जो बनाने में रसायनों का प्रयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षण होता है हमारा, चीनी द्वारा परिरक्षण होता है, जैसे कि जैम जेली बनाने के लिए जो परिरक्षण होता है चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग से क्या होता है, खाद्य पदार्थ की नमी में क्या होता है, कमी आ जाती है, संदूषित होने वाले भोजन की वृद्धि को नियंत्रित करता है, रोक देता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण होता है। इसमें क्या होता है, तेल एवं सिरका का प्रयोग किसके लिए होता है, अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है। इसमें जीवाणुओं को जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण भी इसी विधि द्वारा किया जाता है, तेल और सिरके के द्वारा। गर्म एवं ठंडा करना, तो ये क्या होता है, अपनी माँ के दूध को उबाल कर रखते हुए आपने अपनी माँ को क्या होगा, आपने अपनी माँ को दूध को उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने के अनेक क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इससे हमारा दूध बहुत टाइम तक खराब नहीं होता है। अब क्या होता है, पाश्चुरीकरण, जो थैलियों में जो दूध आता है वो कच्चा होता है, लेकिन वो पाश्चुरीकरण के थ्रू क्या होता है, पाश्चुरीकरण के द्वारा उसको इस्तेमाल के योग्य बनाया जाता है। उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट कर दिए जाते हैं। इसके लिए क्या होता है, पाश्चुरीकरण से दूध को शुद्ध किया जाता है और इसको क्या होता है, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एक ठंडा कर कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो होती है रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। लुईस पास्चर ने इस क्रिया की खोज की थी। जो दूध से दही बनता है, लैक्टोबैसिलस, वो भी क्या हुआ था, लुईस पास्चर ने ही उसकी खोज की थी। भंडारण और पैकिंग आ जाता है हमारा, और इसको क्या होता है, वायुरोधी, जिसमें ऑक्सीजन न जाए ऐसी सील में रखा जाता है। ऑक्सीजन में वायु में क्या होते हैं, बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं,
जो कि सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आते ही हमारी जो वस्तुएं होती हैं, खाने योग्य चीज़ें होती हैं, वो हमारी खराब हो जाती हैं। इसलिए इनको वायुरोधी सील में रखा जाता है ताकि वो सूक्ष्म जीवों से दूर रहे और उनको सुरक्षित रखा जा सके। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण आता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है? राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, मतलब जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम जो होते हैं, लेग्यूम पौधे जो होते हैं, लेग्यूम पौधे ना कहते हैं, जैसे दालों वगैरह के जो पौधे होते हैं, दालें होती हैं, मटर चना आदि जो होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ये लेग्यूम पौधे होते हैं। तो इनकी इनकी क्या होती है? इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है। और जैसे सेम और मटर जो है एक सहजीविता है। और कभी कभी क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है? विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये चित्र में दे रखा है आपका लेग्यूम पौधे की जड़ और ग्रंथिकाएं दे रखी हैं। इसमें नाइट्रोजन, इसमें देखा होगा छोटे छोटे जो है वो सूक्ष्म जीव दे रखे हैं। ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अब आता है हमारा नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है हमारे? ये तो सब आप जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में कितनी 78% नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78%। 78% की होती है हमारी नाइट्रोजन होती है। सभी सजीवों का आवश्यक संगठक जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, जो प्रोटीन, परिणित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होती है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। पौधे हैं, ये जंतु हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उसका उपयोग सीधे तो नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों में परावर्तित करते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परावर्तित हो जाती है, पौधे इसका उपयोग करते हैं, मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित जो नाइट्रोजन का उपयोग है वो प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जो जंतु होते हैं, जो पौधों पर निर्भर जंतु हैं, उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनी जो यौगिक होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। जो पौधे जंतु होते हैं पौधों पर निर्भर हैं, वो नाइट्रोजन का और प्रोटीन का उपयोग जो करते हैं वो उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है? नाइट्रोजन और प्रोटीन का प्राप्त होती है हमारे पौधों से। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद क्या होता है? पौधे और जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है? मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं, जीवाणु एवं कवक होते हैं, और नाइट्रोजनी अपशिष्ट को क्या करते हैं? जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है उनको नाइट्रोजनी यौगिकों में परावर्तित कर देते हैं। नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट बच जाते हैं उनको नाइट्रोजनी यौगिकों में परावर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में कर लिए जाते हैं। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनकी नाइट्रोजन होती है वो मिट्टी में मिल जाती है। फिर वो जो पौधे होते हैं उनका उपयोग क्या कर लेते हैं? अपनी जड़ों द्वारा पुनः उपयोग कर लेते हैं। कुछ जो विशिष्ट जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजनी जो यौगिकों को जो विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परावर्तित कर लेते हैं। जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजनी जो यौगिक होते हैं, जो उन्हें अपघटन करके नाइट्रोजनी यौगिकों में तोड़ देते हैं, उनको नाइट्रोजन गैस में क्या करते हैं? परावर्तित कर देते हैं, जो कि वायुमंडल में चली जाती है। परिमाणतः फिर क्या होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो होता है वो चक्र चलता रहता है। ये दे रखा है आपको नाइट्रोजन चक्र। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन दे रखी है हमें। वायुमंडलीय नाइट्रोजन क्या होती है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और फिर मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परावर्तन कर दिया जाता है। फिर क्या होता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में आ जाती है। अब दूसरा चक्र है इसका, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा क्या होता है? स्थिरीकरण कर लिया जाता है। फिर जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परावर्तित कर दिया जाता है। फिर मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं,
फिर इसको क्या कर लिया था जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन कर दिया जाता है और फिर क्या होता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में। ऐसे ही इसका चक्र चलता रहता है। अब आता है हमारा इसमें जो प्रमुख शब्द यूज़ हुए हैं, प्रयोग हुआ है, प्रमुख शब्दों का जो इसमें यूज़ हुआ है वो क्या है, हमारे शैवाल हैं, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक, प्रतिरक्षी है और जीवाणु है, वाहक है और संक्रामक रोग हैं, किण्वन है, कवक है, लैक्टोबैसिलस है, सूक्ष्म जीव है, नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, पाचुरीकरण, रोगजनक है, परिरक्षण है, प्रोटोजोआ है, राइजोबियम है, टीका, वैक्सीन है, विषाणु है और ईस्ट खमीर। इन सब के बारे में हमने क्या हुआ, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। और क्या इससे हमने क्या सीखा है, आपने इससे क्या सीखा है, तो हमने क्या सीखा है जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अत्यंत छोटे होते हैं और इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है और ये बर्फीले शीत मौसम में भी उष्ण झरनों तथा मरुस्थल हर जगह के होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु जल मिट्टी पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय भी होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ जो शैवाल होते हैं सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग होते हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु अलग होते हैं क्योंकि वो निर्जीव होते हैं और वो सूक्ष्म जीव होते हैं, इसलिए उनको भी इसी वर्ग में सूक्ष्म जीवों के वर्ग में रख दिया गया है। विषाणु केवल परपोषी होते हैं, परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतुएं जाकर ही गुणन करते हैं। वो अपनी उनकी वो निर्जीव होते हैं। वो क्या निर्जीव होते हैं, जब वो किसी जीवाणु, पादप या जंतु में आते हैं तभी वो सजीव होते हैं और उनमें गुणन की क्षमता, विभाजन की क्षमता आती है और वो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं एल्कोहल के वाणिज्य उत्पादन में प्रयोग होते हैं। कुछ जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई जाती है, पेनिसिलियम से एल्कोहल बनाया जाता है, किण्वन के द्वारा क्या बनाया जाता है, एल्कोहल बनाया जाता है। और जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधों को एवं जंतुओं के जो अपशिष्ट होते हैं उनको अपघटित करके क्या करते हैं, सरल पदार्थों में परावर्तित कर देते हैं और वातावरण को स्वच्छ बना देते हैं। उससे जो अपघटित पदार्थ होते हैं उससे मिट्टी की जो उर्वरता होती है, मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है और वो खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्रोटोजोआ से क्या होता है, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग जो होती है वो भी क्या होती है, हमारी सूक्ष्म जीवों से होती है। और कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। आता है हमारा मिट्टी में उपस्थित जो कुछ जीवाणु होते हैं जैसे कि नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परावर्तित कर देते हैं और विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में, विशेष जो जीवाणु होते हैं जो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परावर्तित, जो नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं उनको फिर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस में परावर्तित कर देते हैं जिसका निमोर्जन वायुमंडल में होता है। फिर क्या होता है, वो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो फिर से वायुमंडल में चली जाती है। अब आता है हमारा अभ्यास। हमने क्या पढ़ा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो सूक्ष्म जीवों को क्या है, सूक्ष्म जीवों की सहायता से देखा जाता है, तो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। अब आता है हमारा खा है हमारा नीले हरे शैवाल वायु से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। और आता है हमारा अल्कोहल का उत्पादन। तो अल्कोहल का उत्पादन जो होता है ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। हैजा जो होता है वो हमारा किससे होता है, जल के द्वारा होता है। आता है हमारा सही शब्द के आगे सही का निशान लगाएं। तो ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, भी अल्कोहल बनाने के उत्पादन में होता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेकंड जो दूसरा नंबर है वो इसका सही उत्तर है।
खा है हमारा निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। एंटीबायोटिक कौन सा है इसमें, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टो इसका भी दूसरा नंबर जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो हमारा सही उत्तर है। प्रतिजैविक हमारी एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये क्या है हमारी प्रतिजैविक हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका सही उत्तर है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है भैया, मादा एनीफिलीज मच्छर। इसका 1 नंबर फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही आंसर है, मादा एनीफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, वो है हमारा घरेलू मक्खी। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है, सही उत्तर है। ब्रेड तथा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। ईस्ट जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, वृद्धि करने लगती हैं, डिवीज़न करने लगती हैं, विभाजित होने लगती हैं। उससे क्या होता है, ब्रेड और इडली क्या होती है, फूल जाती है। चीनी को अल्कोहल में परावर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, वो क्या है, किण्वन है। चीनी को अल्कोहल में जो परावर्तित करता है वो किस क्रिया द्वारा होता है, वो ऑप्शन नंबर 3 मतलब तीसरा जो नंबर है वो इसका सही उत्तर है, किण्वन। अब आता है हमारा कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम 2 के लिए दिए गए उनके कार्य से कीजिए। तो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, तो जीवाणु, कॉलम 1 और कॉलम 2 इसमें क्या होता है, जीवाणु का है, इसमें जीवाणु, तो ये क्या जीवाणु क्या करते हैं, प्रतिजैविक उत्पादित करते हैं। जीवाणु प्रतिजैविक, इसका 7वां ऑप्शन भी सही है, 7वां नंबर भी, और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। इसका पहला ऑप्शन भी 1 नंबर और इसका 7 नंबर दोनों ही इसके सही हैं, क्योंकि जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं और जीवाणु प्रतिजैविक उत्पादित भी करते हैं। राइजोबियम सॉरी जो जीवाणु होते हैं वो प्रतिजैविक उत्पादित करते हैं। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो करता है वो राइजोबियम लेग्यूम की जड़ों में होता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लैक्टोबैसिलस दही का जमना, सेकंड नंबर है इसका, लैक्टोबैसिलस सेकंड नंबर है, दही का जमना। ईस्ट क्या करता है, ब्रेड की बेकिंग, ब्रेड बनाना, और क्या करता है, ब्रेड की बेकिंग क्या करता है, ईस्ट करता है। एक प्रोटोजोआ क्या करता है, मलेरिया का कारक है। एक प्रोटोजोआ क्या है, एक मलेरिया का कारक है। एक विषाणु, और जो एक विषाणु है एक विषाणु क्या है, वो एड्स का कारक है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं हमारे, हमने भी पढ़ा है कि सूक्ष्म जीव बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखे जा सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है, वो हमें क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 आता है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन से हैं। तो शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है और जीवाणु। 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। वायरस भी इसमें आता है, लेकिन इसको इसी वर्ग में रखा गया है, लेकिन इन 4 को मुख्य माना गया है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है, राइजोबियम है। राइजोबियम लेग्यूम की जड़ों में रहते हैं, जो कि नाइट्रोजन का मिट्टी मिट्टी में करते हैं। अब हमारा 7वां प्रश्न है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्मजीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखनी है आपको। और 8वां प्रश्न है, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों की जो है वो संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, प्रतिजैविक क्या है। और अब हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आप चाहते हो ऐसे ही वीडियो के लिए, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।